Welcome to all of you. Today we are going to discuss rate of change in quantities. हम लोगों को आज रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज के क्वेश्चन है उनको देखना है। सभी लोग ध्यान समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताए जा चुके हैं, क्वेश्चंस भी बताए जा चुके हैं, फिर भी कुछ डाउट्स है उनको आज क्लियर किया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। लिखा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है। पहले जो हम शब्द बोल रहे हैं मेरी वर्डिंग्स को ध्यान में रखिए। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध करें कि उसकी परिधि में वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर जरा दोबारा समझिएगा। देखिए क्या लिखा है आज का पहला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इफ द एरिया of an circle, if the area of a circle is increasing uniformly at the rate then prove that rate of change in its perimeter, important क्वेश्चन है, in its perimeter is reciprocal to the रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए सबके सामने क्वेश्चन लिखा है, सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन में कहा गया कि जरा चीजों को ध्यान समझिएगा कि क्या क्या कहा गया और वर्डिंग्स को जरूर ध्यान समझिए कि क्या क्या बातें कही गई और क्या क्या बातें आपको प्रूव करके लानी है। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब आपसे कहा गया कि एक सर्कल है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, पहले चीजों को पॉइंट आउट कर लीजिए। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है प्लस, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट, और रेट क्या है ये आपको नहीं पता। कल तक क्वेश्चन में रेट गिवन होती थी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग वहां पे लिख लेते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बात उसने कही कि इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, ये कहा क्वेश्चन। देन प्रूव दैट, तो हमको सिद्ध करके लाना रेट ऑफ चेंज इंक्रीज, मतलब कि जो पेरीमीटर है, मतलब उसके परिमाप या उसकी परिधि में जो वृद्धि की दर है वो रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो वृत्त की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। आपको पता है एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप बोलते हैं सामने वाला, अनुक्रमानुपाती, और रेसिप्रोकल को बोलते हैं इट्स पेरीमीटर इज रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/2, जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी बातें आपको दी थी, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, सारा सीन आपके दिमाग में क्रिएट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन करने में हमें इतना समझना ही पड़ता है, इसलिए हम आपको इतनी चीजों को ज्यादा समझाते हैं ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन बात, जो चीज आपको दी गई है। गिवन में क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्मली रेट। आपको वो रेट नहीं पता तो हमने यहां लिख लिया dA/dt इज इक्वल्स टू k। k का मतलब है कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ने आपसे कहा कि क्योंकि जो भी रेट होगी, जिस रेट से भी बढ़ रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, तो आपने यहां लिख लिया dA/dt इक्वल्स टू k, और k कांस्टेंट का काम कर रहा, ठीक है। और क्या दिया, बस इतनी बात आपको दी है, और सर्कल की रेडियस आपको दी है, तो आपने सर्कल की जो रेडियस है उसको आपने r से रिप्रेजेंट कर लिया। इतनी बात दी थी, इतनी बात हमने इत्मीनान से लिख ली, शांति से। अब हमको क्या लाना है प्रूफ करके, टू प्रूफ, देखिए प्रूफ करके हमको लाना है प्रूफ दैट रेट ऑफ चेंज इन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट करते हो, जहां पर रेट ऑफ चेंज की बात आती है वहां पर dP/dt हम लोग कर लेते हैं। ये बात आपको बताई गई थी पहले दिन कॉन्सेप्ट में। रेट ऑफ चेंज इन इट्स पेरीमीटर रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इस तरीके से, ऐसे
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा तो आपको ऐसा कुछ लाना है प्रूव करके, ये बात लानी, रेसिप्रोकल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पर लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात जिसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इतनी कहानी थी, जो गिवन था वो लिख लिया, जो निकालना था वो लिख लिया। अब हम शुरू करते हैं अपना काम, देखते हैं क्या है हमारा काम। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया है dA अपॉन dt, मतलब एरिया दिया है सर्कल का, तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और इसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब dA बाई dt, देखिए a के साथ क्या लगा d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा, और किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आपने लिखा ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। देखिएगा जरा कैसे, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कई बार बताया गया, एक्स टू दी पावर एन वाले से पावर आगे एक कम वाले रूल से, लेकिन आर का दोबारा करना पड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। और दोबारा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ फॉर्मूला आर के लिए लगा दे रहे हैं, जबकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हमने आर का दोबारा से करना पड़ा। ठीक है, समझते चलिएगा ध्यान से। इसके बाद ये वैल्यू देखिए क्या दी है, के कांस्टेंट, तो हमने इसको लिखा के इक्वल्स टू 2 पाई आर एज इट इज, डी आर डी टी आपका एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जरा इसी के आगे हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू को निकालने का प्रयास किया, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी के अपॉन 2 पाई आर, के को वहीं पर रोका, 2 पाई आर नीचे हो गया, और ये हमारा आ गया डी आर डी टी, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको जो प्रूव करके लाना था वो थोड़ी आया, प्रूव करके तो डीपी डी लाना, और पी का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप या परिधि, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती वही उसकी पेरीमीटर का काम कर देती है, आपको अच्छे से पता है। तो देखिए अब अगला पॉइंट क्या आएगा, पेरीमीटर के लिए ए दिया था, तो ए को लेकर के इतनी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं, इतनी बातें, इतना डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद पी को उठाइए, पेरीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट किया गया, p इक्वल्स टू हो गया 2 पाई r। अब चाहिए क्या हमको, p के रिस्पेक्ट में t चाहिए, जैसे देखो a के रिस्पेक्ट में t के लिए क्या डिफरेंशिएशन, वैसे ही p के रिस्पेक्ट में t का चाहिए, तो फिर से एक बार क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहां पे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा होगा तो जितने भी लोग लाइव क्लास में हैं वो तुरंत पूछ लेंगे, या जो बाद में यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे। देखिए p का किया t के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे कुछ 2 पाई r के लिए 2 पाई आपका बाहर, बात समझते जाइए, p के पास डिफरेंशिएशन किया तो जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने कह दिया था ये आपको करना पड़ेगा, तो हम भी करते चले जा रहे हैं। 2 पाई कांस्टेंट होता है, बहुत पहले से पता, उसको बाहर कर लिया, r का करने चले तो r के लिए हो गया ऐसा कुछ, देखिए dp dt ऐसे, d dt ऑफ p इक्वल्स टू 2 पाई, देखिए dr dt की वैल्यू आपको कहां पे दी है, ये दी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से जरा आप वैल्यू रखिए, क्या मिलेगा हमको, k अपॉन 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, आपको मिला k बाई r। अब यहां पर 1 मिनट पे जरा फिजिक्स पे चलते हैं। आपको पता है फिजिक्स का एक नियम होता है कि अगर कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनल आता है, और प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। आपको याद होगा फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ाया जाता है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बलों का गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग
का व्युत्क्रमानुपाती। आपको पता है कि कूलाम के नियम में बताया जाता है कि जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां पर याद होगा हम लोग बराबर को हटा करके क्या लगा देते थे, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल हटता है बराबर, एक नियतांक आता है। तो देखिए इस प्रोपोर्शनल को अगर हटा दें, बराबर को हटा दें तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। और के को गायब कर दें तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। देख लीजिए किसी कोई दिक्कत हो तो। देखिए dp dt ये बराबर हटा और ये कांस्टेंट हटा। देखिए प्रोपोर्शनल और 1/r आ गया कि नहीं आ गया। और प्रोपोर्शनल का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/, में आया है। अगर इसको वापस से आप चेंज करना चाहो कि हमने चीजें नियम के हिसाब से की है या नहीं, इसको चेक करने के लिए अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो फिजिक्स का नियम ये कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो ऊपर एक के आएगा, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ इक्वल टू लगेगा। देखिए वही हुआ है कि नहीं, इक्वल टू आया के अपॉन आर। तो उस बात को वापस से मैंने अगर बैक करके लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज हमको प्रूव करके लानी थी, आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो देख लीजिए, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। जल्दी से देखिए सभी। चलिए सभी को समझ आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सभी लोग समझे क्या कह रहा है। और जो जो बातें बोलते हैं उसको अपने दिमाग में सीन जरूर क्रिएट करिए, तभी आप फिगर यहां बना पाएंगे। देखिएगा, एक शंक्वाकार फनल, मतलब एक कॉनिकल फनल है अपने पास। एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। एक कीप है जिसको कहते हैं फनल, ठीक है। यदि फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखते जाएंगे। एक शंक्वाकार फनल है, तो आपने एक शंकु बना लिया ऐसे। आपको अच्छे से पता है कि एक शंकु ऐसे बनता है। शंकु का मतलब है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोन। ये कोन बन गया। जो जो कहता जाए उस चीज को आप यहाँ पर तुरंत बनाते चले जाइए। शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। इसमें सपोज पानी ऐसे भरा है ऐसे, तो इससे पानी फ्लो हो रहा है और उसकी रेट दी है आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, ये दिया था 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन ने कहा यदि फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस जो है उसकी 5, r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का मतलब ऐसे कुछ, तो ऊंचाई को आपने यहां पर लिख लिया h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर। जो कहता जा रहा उतना करते जा रहे, कोई बहुत कठिन काम नहीं कर रहे हैं। तो पानी के तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए। सपोज यहां पर ऊपर तक पानी पूरा फिल था, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। पानी अगर सपोज यहां पर ऐसे ऊपर तक ऐसे भरा हुआ था, अब किसी कारणवश इससे पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई छेद था या कुछ भी था, तो इससे पानी नीचे आता चला जा रहा। अब जब इससे पानी नीचे आया तो किसी भी लेवल पर आके रुक गया होगा, या नहीं रुका होगा तो धीरे धीरे फ्लो होता जा रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा पानी के तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात करिए। ये पानी का तल मान लीजिए यहां पर आ गया, जब ये फ्लो होकर आ गया तो अब लेवल हो गया इतना, यहां पर ऐसे। अब पानी हमारा इस लेवल तक रह गया। मेरी बात सबको समझ में आ रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन ने कहा। एक चीज और याद रखिए, जब इससे पानी गिरेगा या लेवल गिरेगा तब भी आपके पास कुछ ऊपर शंकु ऐसे ही बनेगा, एक कोन बनेगा, ठीक है। अब जरा हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर दोबारा समझाते, कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स माइंड से बैठिएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अ कॉनिकल फनल in which water is flowing out at rate, किस रेट से पानी बाहर आ रहा है ये आपको क्वेश्चन में लिखा है, एट रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। If the radius and height of cone are 5 centimeter and 10 centimeter respectively, find the rate at which height of the water level is decrease या is decreasing, where h equals to 7.5 सेंटीमीटर। देखिएगा सारी कहानी आपके सामने, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये सभी क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, कैसे बनाए, कैसे आइडेंटिफाई करें, इसीलिए हम पूरी यहाँ पे कहानी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आने लगे। हमने सारा कुछ बना लिया। ये जो लिखा है वेयर h इक्वल टू 7.5, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है पहले पानी का लेवल यहां तक था, लेकिन अब जो पानी का लेवल है वो आकर के 7.5 रह गया है। ये भाई पानी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो अब लेवल आकर यहाँ पर रुक गया इस जगह पर, तो वो लेवल हो गया 7.5, मतलब टॉप से लेकर के यहाँ तक 7.5 की कमी आ गई। ये चीज उसने कहा है वेयर h इक्वल टू 7.5। अब जो चीज गिवन है जरा उसके बारे में बात कर लीजिए, क्या क्या बातें गिवन है। फ्लोइंग आउट एट द रेट, फ्लोइंग आउट जैसे ही आपने देखा कि ये लिखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्यों? क्योंकि देखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, नीचे मिनट लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम है। तो आपने लिखा dV/dt इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। रेडियस एंड हाइट के बारे में बात की तो r इक्वल्स टू हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर और हाइट लिख ली h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। अब निकालना क्या है जरा इसके बारे में देख लीजिए। फाइंड क्या करना है हमको? dH/dt। क्यों? फाइंड द रेट, यहां पर देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेट, ये फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ द वाटर लेवल। हाइट का मतलब क्या हुआ? dH/dt तो हुआ, तो आपने उसको कहा dH/dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये बात हमको पता करके लानी है। ठीक है, अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं, ध्यान से सभी लोग समझते चले। सॉल्यूशन क्या दिया था? वॉल्यूम दिया। पहले वॉल्यूम उठेगा dV/dt, यही तो उठेगा वॉल्यूम। जरा देखिए वॉल्यूम उठेगा तो V इक्वल्स टू, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। ये बात हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं और इसमें कोई नया काम नहीं है कि वॉल्यूम हम लोग ने लिखा। देखते जाइए जरा, वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एक चीज और ध्यान समझिए, दो कोन बन रहे हैं। देखिए एक छोटा कोन है और एक बड़ा कोन है। जब दो कोन बन रहे हैं तो आपको पता है एक नियम होता है सिमिलैरिटी का। आपको याद होगा हम लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ी थी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दर्पण वाली और लेंस वाली। जब डेरिवेशन पढ़ते हैं तो वहां समरूप का एक चिन्ह बनाते हैं जिसको ऐसे कहते हैं। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो एक नियम होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। When two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, देखिए पहले हमने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और यहां पर बीच में है O। इसका नाम दे दिया B डैश और इसका नाम दे दिया मैंने O डैश। ठीक है, ध्यान समझते जाइए। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल का नाम है AOB, ये ट्रायंगल है। और लार्ज ट्रायंगल
लार्ज ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए ओ डैश बी डैश, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हो गए अपने पास। अब समझिए संगत भुजाओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए तो पहले छोटे वाले को, अगर पहले छोटे वाले को लेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करिए। छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है एओ अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है एओ डैश इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की रेडियस कितनी है ओबी। ओबी तो बोला जाएगा आर, रेडियस आर इसको कह दिया अगर हमने, क्योंकि यहाँ पे तो r इक्वल टू 5 दिया ही था, इसको मैंने r कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर OB हो गया छोटे वाले ट्रायंगल की रेडियस, फिर बड़े वाले ट्रायंगल की रेडियस O डैश B डैश हुआ। अभी देखते जाइए क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। अभी समझिए AO की वैल्यू कितनी है नहीं पता, सपोज हमने इसको कह दिया H। AO डैश कितना अभी 7.5 मत रख दीजिएगा, अभी 7.5 मत रखिएगा क्योंकि उसने लेवल कहा है वेयर H इक्वल टू 7.5। देखते जाइए H अपॉन AO डैश, AO डैश कितना है पूरी हाइट 10 रख दीजिए। OB कितना है OB R रख दिया। O डैश B डैश 5 रख दिया। इसको सॉल्व करिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी H इक्वल्स टू अपने आप आ जाएगा 2R, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं R इक्वल टू 1/2H। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हमने निकाल ली R इक्वल टू 1/2H। ये क्यों निकाला गया, ये इसलिए निकाला गया क्योंकि यहां पर हमको देखिए निकालना क्या है DH बाई dt निकालना, ये तो निकालना DH बाई dt। तो यहाँ पर जो R है ये क्या करेगा, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो पहले दूसरे का डिफरेंशिएशन चलने लगेगा और R के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी हमको, ना ही उसने R के लिए कहा है कुछ काम करने के लिए, तो हमें ये करना पड़ा। देखिए जरा क्या करेंगे, v इक्वल टू 1/3 पाई, R की वैल्यू क्या मिली, R और H में क्या रिलेशन मिला हमको 1/2H का रिलेशन मिला, उसको रखा स्क्वायर के साथ इंटू H। v इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 1/4, H का स्क्वायर H स्क्वायर और एक H बगल में लगा है तो हो गया H क्यूब। यहां तक सभी को समझ आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत रिलैक्स होकर समझिए। फाइनली v कितना बनेगा, v इक्वल टू 1/12, या इसको लिख ले π/12, π/12 H क्यूब, ये बना v इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए dv बाई dt आ जाएगा और dh बाई dt आ जाएगा, यही तो हमारा टारगेट था। हमें कुछ ऐसा करना था कि इसका भी यूज हो जाए और साथ ही साथ ये भी निकल के चला आए। तो देखिए यही एक ऐसा रिलेशन बना जिसमें अगर आप डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो dv बाई dt हो जाएगा और h क्यूब के लिए 3h स्क्वायर और dh बाई dt हो जाएगा, यही निकालना था। इसीलिए मैंने r को गायब किया h के रिस्पेक्ट में। देखिए r इक्वल टू h/2 हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा और ये काम के लिए समरूपता का नियम लगाना पड़ेगा, मतलब सिमिलैरिटी। यहां पर आप लिख लीजिएगा सिमिलर है, सिमिलैरिटी का रूल लगा है इसलिए ऐसा काम हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं समरूपता। जरा इसको यहां तक देखिए फिर डिफरेंशिएशन वाला काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का नहीं 3 ही नंबर में आता है टॉपिक, तो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जल्दी से फिर आगे करते हैं इसी को। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो निसंकोच होकर पूछिएगा एकदम कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्या हुआ, ऐसे बिल्कुल ओपन सेशन की तरह आप हमसे पूछिए। जो लोग लाइव हैं वो, और जो लोग यूट्यूब में हैं वो अपना कमेंट करके पूछेंगे। चलिए आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए v इक्वल टू π/12 h क्यूब आ गया। यहाँ तक कोई बहुत कठिन काम नहीं किया था, r और h के बीच में एक रिलेशन लगाया, उस रिलेशन को यहाँ रखा जिससे v और h में एक रिलेशन हमारा बन जाए। फाइनली r को गायब करना था तो हमने उसको कर दिया। देखिए आगे क्या मिला हमको, v इक्वल टू, हमने अभी देखा कि हमको मिला है v इक्वल्स टू π/12 h क्यूब। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो आप यहां पर लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो v के लिए करेंगे तो ऐसा कुछ, π/12 बिल्कुल बाहर, h क्यूब का अगर आप करेंगे तो h क्यूब के लिए क्या आएगा 3h स्क्वायर और h के लिए dh/dt, क्योंकि h का कर दे रहे हैं और t के रिस्पेक्ट में इसलिए dh/dt तो आना ही आना, ठीक है।
अब देखिए यहां पर देखिए क्या हो रहा था, कॉनिकल फनल इन विच वाटर इज फ्लोइंग आउट। अगर पानी बाहर निकल रहा है इसका मतलब पानी कम हो रहा है। जहां पर चीजें घटती हैं वहां पर माइनस साइन आप जरूर लगा लीजिएगा, या नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं लगाया आपने माइनस, तो यहाँ पर डिक्रीज जरूर लिखिएगा। पीछे जब भी हमने क्वेश्चन बताया वहां पर लिखा है मैंने डिक्रीज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले दिन वाली क्लास में बताया गया था एसेलरेशन में चीजें बढ़ती हैं और रिटार्डेशन मतलब मंदन में चीजें घटती हैं, मतलब माइनस। तो डिक्रीज है तो इसलिए आप यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए। तो ये हो गया -5 इक्वल टू पाई बाई 12 इंटू 3h² dH/dt। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इस वाले स्टेप को हम रख कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, -5 मिला तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिएगा -12 5 60 अपॉन पाई 60, मतलब 12 5 60 हो गया, पाई 3h² नीचे आ जाएगा, पाई 3h² नीचे आ गया इक्वल टू dH और dt चल ही रहा था। देखिए यही हमको फाइनली सॉल्व करके लाना था। तो d dt ऑफ h इक्वल्स टू, अब 3 से 60 को कट कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 20, -20 अपॉन पाई h²। कैलकुलेशन आप लोग सभी ध्यान रखेंगे ऐसे। सारी चीजें हो गई। देखिए 320 -20, अब देखिए क्या हुआ, -20 अपॉन पाई। अब आप h रखिए, ये h कौन सा आएगा, ये वाला h आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन लास्ट में दिया वेयर h इक्वल टू 7.5। क्वेश्चन को ये बात पता होती है कि आपका लास्ट में h आएगा और उस h को रिप्लेस करना होगा। वो h कहां से रिप्लेस होगा, 7.5 से। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे कोन की हाइट दी थी ना h इक्वल टू 10। पूरे बर्तन से हमें क्या मतलब, पूरा बर्तन हमारा 10 ऊंचाई का है लेकिन उसका कोई रोल नहीं, हमें वो हाइट चाहिए जितना लेवल अब बचा है, मतलब 7.5। देखिए यहाँ पर पानी था, यहाँ पर धीरे धीरे कम होता गया, तो कितनी ऊंचाई कम हो गई पानी की, 7.5 ऊंचाई कम हो गई पानी की। इसलिए आपको यहाँ पर 7.5 इंटू 7.5 रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना आपको आता है, पॉइंट हटा देंगे ऊपर एक जीरो, पॉइंट हटा देंगे ऊपर एक जीरो, फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2000 अपॉन 75 इंटू 75 पाई। देखिए सॉल्व करिए क्या आएगा, 25 3 जा 75, 25 8 जा 200, तो ऊपर आ जाएगा 80, आ जाएगा माइनस का 80 अपॉन 3 इंटू 75 पाई। अब इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर दे, 5 से इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 5 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 25, ऐसे। 5 से इसको कट करेंगे तो 16, 5 से इसको कट करेंगे तो आएगा 15। यहाँ पर फाइनली आएगा -16 अपॉन 45 पाई। अब ये क्या है, हाइट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हाइट देखिए पूरा क्वेश्चन किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट। और माइनस साइन आपको ये बताता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजमेंट किसमें हो रहा है, हाइट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यही आपका फाइनली आंसर बनेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन बचा हो तो अभी हमसे पूछ सकता है लाइव क्लास में, नहीं तो आज से हम लोगों का ये टॉपिक होता है खत्म। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सिखा दिया गया। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी चैप्टर आज से यहीं पे खत्म होता है। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बताना रह गया हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज पूछनी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर कल हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक है, तो वहां पर भी डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग पुराने चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि अगला आने वाले टॉपिक में फिर से डिफरेंशिएशन का एक बार रोल आपको मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन की चीजों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करिए। जितने फॉर्मूले इनवर्स वाले, लॉग वाले, ई की पावर वाले, कुछ भी है, आप उसको तैयार करिए। इनवर्स वाले उनको ज्यादा तैयार करिए, और ये वाले टॉपिक को जरूर आप तैयार करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने इतनी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है कि आपको शायद दिक्कत ना दे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लिख करके, समझा करके, फाइंड आउट करके, पॉइंट आउट करके आपको बताया गया अच्छे से। तो आप लोगों का काम ईमानदार प्रयास करिए और ईमानदारी से इस टॉपिक को लगा लीजिए। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत होगी, हम लोग एक्स्ट्रा एक टर्न और ले लेंगे, एक क्लास और ले लेंगे और आप लोगों के डाउट क्लियर कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर कल से हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हिंदी में कहते हैं हासमान और वर्धमान। तो हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विथ अस।